Hello everyone, how are you? Today we are going to start a new chapter. Chapter name is Inventory Management and it is 18th chapter of your book MCO 7. And who have not subscribed the channel, please go and subscribe the channel and press the bell icon. Let's start the video. Inventory. Inventory is stock of product of a company is manufacturing for sale and component that make up the product. इसमें क्या बताएगा, जो इन्वेंट्री है वो स्टॉक होते हैं प्रोडक्ट्स का। प्रोडक्ट किसके किसके स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट, कंपनी के स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट जो कि मैन्युफैक्चर किए जाते हैं कंपनी के द्वारा सेल करने के लिए, और उसके कंपोनेंट हैं, जितने भी कंपोनेंट हैं जो भी उसको प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब कि पूरा तैयार करते हैं, तो जो पूरा तैयार हो जाता है वो प्रोडक्ट पूरा फिनिश गुड बन जाता है, तो वो भी इन्वेंट्री के अंदर आता है। ओके, अब फॉर्म देखते हैं इन्वेंट्री की कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल भी किसके अंदर आएगा, इन्वेंट्री के अंदर आएगा। वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब कि जो वर्क चल रहा है रॉ मटेरियल पर प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है, वो भी किसके अंदर आएगा, इन्वेंट्री के अंदर आएगा। फिर वो पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा तो फिर वो सप्लाई कर देंगे, उसको जो स्टोर किया जाएगा और स्पेयर्स होंगे हमारे पास, तो सारे के सारे क्या है, इन्वेंट्री है। ओके, कुछ बच्चे सोचते हैं कि इन्वेंट्री बस खाली रॉ मटेरियल होती है, पर नहीं, तो इससे चारों की चारों चीज़ें रॉ मटेरियल के अंदर आती है। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है नीड टू होल्ड इन्वेंट्री, और पर्पस बोल सकते हैं हम इन्वेंट्री को क्यों होल्ड पर रखते हैं। ओके, चलो देखते हैं। ट्रांजैक्शन मोटिव, या बोल सकते हैं ट्रेड मोटिव। ओके, हम ट्रेड मोटिव के लिए इन्वेंट्री को होल्ड पर रखते हैं। क्यों रखते हैं, सेल ऑपरेशन प्रोडक्शन प्रोसेस स्मूथ चल सके, इसलिए हम उनको होल्ड पर रखते हैं। ओके, अगर बाय चांस कुछ भी मुश्किल आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो हम रॉ मटेरियल को परचेज़ नहीं कर सकते, तो फिर क्या होगा, अगर हमारा रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा हमें, तो हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो फिर हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव में क्या आएगा कि डिमांड इंक्रीज़ हो गई पर हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, तो क्या है, हमारा गलत है, हमारा बिजनेस ठीक से नहीं रन कर पाएगा। तो ये था सेकंड प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए, अगर बाय चांस डिमांड इंक्रीज हो जाए तो हमारे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए। स्पेकुलेटिव मोटिव, अनुमान लगाना, अगर बाय चांस जो प्राइस है वो कम हो गए, और जो प्राइस कम हो गए या प्राइस बढ़ जाते हैं, मान लें कि रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ गए या आपके गुड्स के प्राइस इंक्रीज़ हो गए, तो आपको, जैसे कोरोना के टाइम पे हुआ था, प्राइस बढ़ गए थे किस चीज़ के, सैनिटाइज़र, जो सैनिटाइज़र हैं, पहले उनको कोई जानता नहीं था कि सैनिटाइज़र नाम की भी कोई चीज़ होती है। अगर बड़ी बड़ी कंपनीज में यूज़ करते थे, पर जैसे कि हमारे जैसे लोकल पर्सनस हैं वो यूज़ नहीं करते थे, ना ही उनके बारे में जानते थे। पर हर जगह अब क्या हुआ, कोरोना के टाइम पे सभी जगह इनकी नीड हो गई, और इन्होंने क्या किया, प्राइस को हाई कर दिया, तो ये होता है स्पेकुलेटिव मोटिव। नेक्स्ट है कैटर टू सीजनल एंड साइक्लिक डिमांड। अब बाई चांस जैसे सीजन्स में और साइक्लिक डिमांड में क्या क्या आएगा, जैसे कि जो हमारे बूम पे चली जाती हैं, जैसे हमारी बिजनेस साइकिल थी, उसी तरीके से डिमांड भी कभी बूम पे चली जाती है, कभी नीचे आ जाती है, कभी ऊपर, ठीक है, उस तरीके से सीजन्स के अकॉर्डिंग भी हमें क्या करना पड़ता है, रॉ मटेरियल को स्टोर करके रखना ज़रूरी होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इन्वेंट्री के, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है डिटरमाइन करना और मेंटेन करना ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। हमें क्या करना पड़ेगा, मेंटेन रखनी पड़ेगी, मतलब कि इतनी अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग जितना हमें चाहिए है, मतलब कि अगर जितना चाहिए थोड़ा उससे एक्स्ट्रा ही रख ले तो ऑप्टिमम हो जाएगा। ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री को रखना पड़ता है हमें अपने बिजनेस में, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आया फेस करनी पड़े हमें आगे। टू एंश्योर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, जो हमारी रॉ मटेरियल की सप्लाई है वो रुके नहीं, ठीक है, इसलिए मतलब वो भी इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि देखना किस तरीके से हम अपने रॉ मटेरियल की सप्लाई को कंटिन्यूस चला सकते हैं। अवॉइड करना ओवर स्टॉकिंग को, मतलब ज़्यादा स्टॉक भर के नहीं रखें और ना ही कम स्टॉक रखें इन्वेंट्री का, ये भी इनका ऑब्जेक्टिव है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। नेक्स्ट है मेंटेन करना मिनिमम वर्किंग कैपिटल,
जो हमारी वर्किंग कैपिटल आती है वो भी कम से कम रखनी पड़ेगी इनको। और रिड्यूस करना पड़ेगा ओवर कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट क्या होती है, जो हम प्लेस करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, जितनी उसमें कॉस्ट आती है और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आती है, उनको भी मेंटेन रखना पड़ता है इन्हें, ठीक है। मतलब कम करनी पड़े, मतलब कि इस तरीके से सामान को खरीदें कि जिससे जो ऑर्डर कॉस्ट और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो कम आए। अगर मान लें कि हमें 100 चीज़ें खरीदनी है, अगर हम उनको 25-25 करके खरीदेंगे तो ऑर्डर कॉस्ट और जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है ज़्यादा आएगी। अगर एक बार में ही हम 100 खरीद लेंगे तो इससे क्या होगा, ऑर्डर कॉस्ट और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम आएगी। तो इस तरीके से मैनेज करना होता है इन्हें। रेड्यूस करना होता है वेस्टेज को। ये रेड्यूस कैसे कर सकते हैं वेस्टेज को, पहले से ही मतलब कि ऐसे एक्सपर्ट्स को रखें कि जो कि अच्छे से यूज़ करे, वेस्ट ना करे जो हमारे रॉ मटेरियल है उसको, ठीक है। हेल्प्स करता है मेंटेन करने में सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का अच्छे से रिकॉर्ड करना, सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना, और कीप ट्रैक ऑफ व्हाट यू हैव, और ये भी ध्यान रखना है कि कितनी इन्वेंट्री हमारे पास बची हुई है और कितनी हमें लेके आने। तो इस सारी चीज़ों पे किसका काम है, ये सारे किसके काम है, ये काम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के। ओके, नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट एसोसिएटेड विद इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की क्या क्या जो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट है वो देखते हैं। फर्स्ट है मटेरियल कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, एंड नेक्स्ट इज फोर्थ वन इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अब देखते हैं मटेरियल कॉस्ट क्या होती है। मटेरियल कॉस्ट होती है जो दीज आर द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग द गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन, जो हमें कॉस्ट लगी है परचेज करने में गुड्स को या बस रॉ मटेरियल को परचेज करने में, क्यों, जो हम गुड्स बनाएंगे उनका प्रोडक्शन करने के लिए जो भी चीज़ हमने खरीदी है, तो वो क्या आती है हमारी मटेरियल कॉस्ट में आती है। जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो ही हमारी क्या होती है, मटेरियल कॉस्ट होती है। नेक्स्ट है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, एक बार ऑर्डर प्लेस करने में जितना भी एक्सपेंसेस लगा है वो। द कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रिपरेशन ऑफ परचेज ऑर्डर, मतलब कि जो भी परचेजिंग के टाइम पे जितना भी हमारा पैसा लगा है वो वाला, ठीक है। परचेजिंग ऑर्डर, मैन्युफैक्चरिंग फर्म से हैव टू परचेज रॉ मटेरियल, जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है उन्हें क्या करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल को परचेज करना पड़ता है, क्यों, प्रोडक्शन करने के लिए। और ये इंक्लूड करते हैं प्रिपरेशन ऑफ परचेज ऑर्डर, ट्रांसपोर्टेशन और मटेरियल ऑर्डर्ड, मतलब कि ठीक है, इनके अंदर सारी की सारी कॉस्ट आ जाती है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आ गई, हमारी ऑर्डर कॉस्ट आ गई, मटेरियल ऑर्डर आ गई, ठीक है, तो इसके अंदर आते हैं हमारे। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस रिलेटेड होते हैं स्टोरेज ऑफ कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का एग्जाम्पल मतलब कि ये है, डिफाइन किया हुआ है कैरिंग कॉस्ट को थर्ड, ठीक है। एक्सपेंसेस जितने भी रिलेटेड हैं स्टोरेज ऑफ गुड्स, जो भी हम स्टोर करते हैं गुड्स को, जितने भी उसमें एक्सपेंसेस होंगे, जैसे कि हमने अपने वे हाउस में जो भी हम, वो मान लो कि हमारा परमानेंटली वो हमारा नहीं, हमने रेंट पे लिया हुआ है, तो जो उसकी कॉस्ट आएगी वो क्या है, हमारी कैरिंग कॉस्ट है, ठीक है। These cost include इंश्योरेंस, रेंट, डेप्रिसिएशंस ऑफ वेयर हाउस, ओके, तो इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या आएगा, एक पार्ट माना जाता है कैरिंग कॉस्ट का। कैरिंग कॉस्ट क्या थी, स्टोरेज, मतलब कि एक यूनिट को स्टोर करने में कितना एक्सपेंसेस है, वो क्या आती है हमारी कैरिंग कॉस्ट। तो ये पार्ट माना जाता है कैरिंग कॉस्ट का। व्हेन अ फर्म कमिट्स इट्स रिसोर्सेज टू इन्वेंट्री, जब वो कमिट करती है अपने रिसोर्सेज को इन्वेंट्री, मतलब कि अपने रिसोर्सेज को इन्वेंट्री में रखती हैं, और इट इज़ यूजिंग फंड्स दैट अदरवाइज माइट बी अवेलेबल फॉर अदर पर्पज़, मतलब कि वो क्यों रखती है इसको, ताकि किसी और काम में वो हमारे आ जाए, जो हमारे फंड्स है वो किसी और काम में या इन्वेस्टमेंट में काम आ जाए, तो होती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ओके। नेक्स्ट है टाइप्स। टाइप्स क्या कौन कौन से हमारे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल, ABC एनालिसिस, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट EOQ का मतलब क्या होगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ओके। इसको और किस नाम से जानते हैं हम, ऑप्टिमम और स्टैंडर्ड ऑर्डरिंग क्वांटिटी भी बोलते हैं, ठीक है। एक बार में कितना परचेज करें जिससे इकोनॉमी को प्रॉफिट हो, ठीक है। देखो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर कितनी क्वांटिटी में करें जिससे इकोनॉमी को बेनिफिट हो, ठीक है। तो ये था इसका मतलब। अब देखते हैं आगे, साइज ऑफ ऑर्डर विच गिव्स मैक्सिमम इकोनॉमिक इन परचेजिंग एनी मटेरियल। इसमें बताया गया है कि कितना हम ऑर्डर ले, किस साइज़ में हम ऑर्डर प्लेस करें जिससे मैक्सिमम बेनिफिट हो इकोनॉमी को परचेजिंग करने में मटेरियल, ठीक है। अब देखते हैं एग्जांपल।
जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसको 100 टायर की नीड है, ओके, तो वो क्या करेगी, उसके पास ऑप्शन क्या क्या है, 100 के 100 टायर एक बार खरीद ले, 50-50 करके खरीदे, 25-25 करके खरीदे, या 20-20 करके खरीदे, ठीक है। तो फिर वो क्या करेगी, उसे कॉस्ट कम करनी है अपनी, ताकि जो इकोनॉमी को बेनिफिट हो, तो 100 एक बार में ही खरीदेगी ना, ताकि जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, ऑर्डर कॉस्ट है, वो भी कम आएगी, ठीक है। तो ये चूज़ करना बेस्ट रहेगा। EOQ कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट इज मिनिमम, इसमें ये फॉर्मूला है इसका। EOQ कैसे निकलता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैरिंग कॉस्ट को प्लस करके। कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, जितने भी हमारी एक यूनिट को स्टोर करने में जितना भी एक्सपेंसेस लगा है वो। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, एक ऑर्डर प्लेस करने में जितना एक्सपेंसेस लगा है वो। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आ बैलेंस इज देयर फॉर स्टक बिटवीन, जो बैलेंस है वो दोनों के बीच में होता है टू अपोजिंग फैक्टर्स। टू अपोजिंग फैक्टर्स के बीच में कौन कौन से हैं वो देखेंगे आगे। एंड EOQ डिटरमाइन करता है लेवल फॉर विच द एग्रीमेंट ऑफ द कॉस्ट इज मिनिमम, मतलब कि जो हमारा जो एग्रीगेट है दो को, मतलब जो कॉस्ट आएगी वो मिनिमम होनी चाहिए। अब देखते हैं फॉर्मूला कौन कौन से वो दो हैं वो देखेंगे हम। फॉर्मूला क्या है, क्या निकालना है हमने, क्या क्वांटिटी, ठीक है। तो क्या है ये हमारा 2U मल्टीप्लाई विद P/S। क्या का मतलब क्या है, EOQ ऑर्डर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। U मतलब क्या है, क्वांटिटी जितनी परचेज की गई है एक ईयर में। P मतलब प्लेसिंग ऑर्डर की क्वांटिटी, प्लेसिंग ऑर्डर की कॉस्ट। S मतलब स्टोरेज, ओके। और इसका दूसरा फॉर्मूला भी ये है, हमारा मीनिंग सेम रहेंगे हमारे, मतलब कि देखो वो हम ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं 2, ठीक है। U यहाँ पे क्या था, क्वांटिटी थी, कितनी परचेज की है, यहाँ पे क्या डिमांड है, जितनी डिमांड होगी उतना तो परचेज करेंगे ना, मीनिंग सेम हुआ दोनों का। S यहाँ पे क्या है, ऑर्डर कॉस्ट है, और यहाँ पे भी क्या है, प्लेसिंग एन ऑर्डर की कॉस्ट कितनी आई है, ओके सेम है। H यहाँ पे है होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट मतलब कि स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है, दोनों सेम है, पर मतलब कि लिखा अलग अलग रखा है। आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो इस फॉर्मूले को। अब जो दो फैक्टर थे किन किन के बीच में होता है, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट के बीच में होता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, वो टेक्निक जो कि यूज़ की जाती है कंपनी के द्वारा फाइंड करने में कि ऑप्टिमम क्वांटिटी कितनी खरीदे जिससे कि कॉस्ट कम आए, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट के बीच में ये फैक्टर्स होते हैं, मतलब कि इसके बीच में बैलेंस कर सकते हैं, देखो, ठीक है। 2 अपोजिंग फैक्टर्स कैरिंग एंड ऑर्डरिंग देख लिया कि ऑर्डर किस तरीके से करें, कितनी क्वांटिटी खरीदे जिससे कि कॉस्ट हमारी कम आए। अब देखते हैं ग्राफिकल मेथड। EOQ इज दैट लेवल वे हर टू कॉस्ट लाइज इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसमें बोला गया है कि वो लेवल है जहाँ पर दो कॉस्ट आपस में इंटरसेक्ट करती है, वो क्या होगा हमारा EOQ होगा। देखो यहाँ पे क्या हमारी कॉस्ट है और यहाँ पे यूनिट्स गिवन है, ठीक है। इनको बना देंगे। ये क्या हमारी कैरिंग कॉस्ट है। कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, हमारे जितने भी हमें क्वांटिटी को स्टोर करने में लगी है कॉस्ट, ठीक है, वो होगी हमारी कैरिंग कॉस्ट। और ये क्या हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डर इस तरीके से करें जिससे कि हमें कम कॉस्ट में आए, ठीक है। हमारी ये है हमारी टोटल कॉस्ट और ये क्या हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। अब इनके बीच में ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट के बीच में हमें देखना है तो क्या आएगा हमारा EOQ होगा। जहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इंटरसेक्ट करेगी वो क्या होगा हमारा EOQ। तो कहाँ पे इंटरसेक्ट करी, यहाँ करी, तो ये क्या हमारा EOQ है, ओके। अब देखते हैं अगर हमारे ऑर्डर साइज ज़्यादा होगा, अगर हम ज़्यादा मंगाना चाहते हैं तो कैरिंग कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। अगर ऑर्डर क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है, ये था हमारा साइज़, ये है हमारी क्वांटिटी, तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम आएगी। ऑर्डर क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है, हमें ज़्यादा मंगा ली, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी। ऑर्डर साइज ज़्यादा है, साइज़, तो कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा आएगी, ओके। ये था हमारा। नेक्स्ट है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल इसे हम ऑर्डरिंग लेवल या रीऑर्डर पॉइंट या ऑर्डरिंग लिमिट भी कहते हैं। इट इज़ अ पॉइंट एट विच ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ द मटेरियल और गुड्स इज प्लेस। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर सप्लाई मटेरियल की और गुड्स के ऑर्डर को प्लेस किया जाता है। दिस लेवल इज़ फिक्स्ड
बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्टॉक लेवल। ये लेवल फिक्स होता है कि मिनिमम स्टॉक लेवल क्या रहेगा और मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या रहेगा। अब देखते हैं फैक्टर्स इसके। लीड टाइम। लीड टाइम क्या होता है कि जो टाइम लिया गया है सप्लायर्स के द्वारा प्रोडक्ट को सप्लाई करने में कंज्यूमर तक। ओके, एवरेज लीड टाइम कैसे निकलेगा? मैक्सिमम लीड टाइम बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा समय जो कि लिया गया है सप्लायर के द्वारा कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंचाने तक। मिनिमम लीड टाइम बाय 2। ओके, ये था हमारा लीड टाइम निकालने का, एवरेज लीड टाइम निकालने का फॉर्मूला। नेक्स्ट है यूजेस ड्यूरिंग लीड टाइम। जो टाइम रखा गया है प्रोडक्ट सप्लाई करने में और उस टाइम पर मटेरियल जो भी हमारा मटेरियल यूज़ किया गया है प्रोडक्शन में, तो वो होता है हमारा यूजेस ड्यूरिंग लीड टाइम। इट इज़ द यूज़ ऑफ मटेरियल। ये यूज़ होता है मटेरियल का बाय कंजप्शन फॉर प्रोडक्शन। जो मटेरियल कंज्यूम किया जाता है प्रोडक्शन के लिए, किस टाइम पर? जिस टाइम पर हमें टाइम रखा गया है कि प्रोडक्ट को सप्लाई कर दो। अगर वो सप्लाई होने लग रहा है, मतलब कि ये हमारे रास्ते में आ गया या कहीं आया फिर 3-4 दिन लगते, तो उस टाइम पर जो भी हमारा यूज़ किया गया है मटेरियल, तो वो किस में आएगा? यूएस ड्यूरिंग लीड टाइम में। मिनिमम सेफ्टी स्टॉक, मिनिमम या सेफ्टी स्टॉक, ठीक है। इसमें एक दूसरा नाम क्या है? बफर स्टॉक। इतना स्टॉक अपनी कंपनी में रख के चलना पड़ेगा ताकि अगर कोई भी रिस्क हमें कोई भी आगे रिस्क ना हो जिससे हमारा प्रोडक्शन रुक सके। तो ये क्या होता है? सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर कोई भी मुश्किल आती है हमारी, जैसे कि कुछ भी हो जाए, ठीक है, जो भी हो, तो हमें किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, मतलब आसानी से हम सामना कर सके उस प्रॉब्लम का, कोई भी मुश्किल ना आए। इट इंडिकेट्स द मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक। वो मिनिमम लेवल स्टॉक का जो कि ऑलवेज मेंटेन करना चाहिए अपने बिजनेस में, ताकि कोई भी रिस्क आए तो हमारा प्रोडक्शन रुके नहीं, ठीक है। इट इंडिकेट्स द मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक दैट शुड ऑलवेज बी मेंटेन इन द स्टॉक सो दैट देयर इज नो रिस्क ऑफ स्टॉपेज ऑफ द प्रोडक्शन। आ गया समझ? अब देखते हैं अगर लीड टाइम लॉन्गर है तो क्या होगा? बिजनेस को हायर देन बिजनेस नीड टू कीप हायर मिनिमम स्टॉक। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक रखना पड़ेगा अपने स्टॉक को, मतलब कि जो उसका स्टॉक बनकर जो प्रोडक्शन है, स्टॉक आउट मतलब प्रोडक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक अपने पास रखना पड़ेगा। अब देखते हैं इसका डायग्राम कैसे बनता है। ये होता है ROL, रीऑर्डर लेवल। ये होता है हमारा स्टॉक। ये यहाँ पे टाइम है, ठीक है। ये हमारा सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक मतलब कि इतना स्टॉक अपने पास रखे कि अगर हम मतलब कि कोई डिफ़िकल्टी आए तो हम उसका आसानी से सामना कर सकें। ओके, ये है ROL क्या होगा? मैक्सिमम और मतलब कि इन दोनों के बीच का क्या होता है? हमारा सेफ्टी और मैक्सिमम लेवल के बीच का ROL होता है। तो इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये है हमारा मैक्सिमम स्टॉक, ये है हमारा सेफ्टी स्टॉक। मतलब कि इतना है हमारे पास, अगर कोई भी मुश्किल आती है तो उसे हम आसानी से फेस कर सकते हैं। ये मैक्सिमम, ठीक है, कितना भी यूज़ करो अपना। नेक्स्ट थर्ड वन इज ABC एनालिसिस। ना ABC ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ठीक है। A मतलब क्या होता है, B मतलब क्या होता है, C मतलब क्या होता है, तीनों के तीनों देखेंगे, ठीक है। A मतलब होता है एक्सपेंसिव इन्वेंट्री, B मॉडरेट इन्वेंट्री, C चीफ इन्वेंट्री। अब इनके एग्जांपल देखते हैं। एक्सपेंसिव इन्वेंट्री कौन सी हो? जैसे कंप्यूटर्स, मशीन हो, ज़्यादा महंगी है ना। और मॉडरेट फर्नीचर, टेबल, फैंस हो गए। और चीफ में क्या आएगा? पेपर पेंसिल आएगी। और जो ये कंप्यूटर मशीन है इसको हम लेस क्वांटिटी में खरीदेंगे, और फर्नीचर, टेबल, फैंस है इसको हम मॉडरेट क्वांटिटी में खरीदेंगे। पेपर, पेंसिल, पेन ये एटसेट्रा तो इसको लार्ज क्वांटिटी में खरीदेंगे। इसमें स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है कि ताकि कोई इन चीज़ों को हानि ना हो। इस पर मॉडरेट कंट्रोल होता है, इस पर लेस कंट्रोल होता है। मतलब कि अगर हमारी इस पर हानि भी होती है तो मतलब इतनी हानि नहीं होगी, इसको हम दोबारा से परचेज़ कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ हो गया तो हम इसको आसानी से परचेज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं। इस पर मॉडरेट कंट्रोल होता है, इस पर लेस कंट्रोल हो गया ये। आप देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट 70% ऑफ वैल्यू। ये क्या होता है? 70% ऑफ वैल्यू, 20% ऑफ वैल्यू और 10% ऑफ वैल्यू। इसका मतलब देखते हैं क्या होता है। आउट ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस 70% ऑफ मनी स्पेंट ऑन इट। 70% पैसा हमारा किस पे लगता है? कंप्यूटर मशीन्स पे लगता है। 20% फैंस, टेबल में
इन पे लगता है फर्नीचर पर, 10% वैल्यू किस पे लगती है, पेपर पर लगती है। अब देखते हैं कितनी इन्वेंट्री हम इन चीज़ों की रखते हैं, वो देखते हैं। अब ये था हमारा कितनी वैल्यू लगती है, अब ये देखते हैं इन्वेंट्री। इसकी 10% इन्वेंट्री होती है हमारी किसकी, ए की, और बी की 20% होती है, और सी की हमारी 70% ऑफ इन्वेंट्री होती है। अब इसका डायग्राम देखते हैं, ए बी सी, ठीक है, ये हमारी वैल्यू, ये है हमारी क्वांटिटी, तो हम इनको ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ओके, ये था हमारा ए बी सी। ऑलवेज बेटर कंट्रोल, मतलब अच्छे से कंट्रोल करना अपने बिजनेस पर, ठीक है। और आपको इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये डायग्राम कैसे बना, कैसे क्या हुआ, कैसे नहीं, आपको जस्ट पेपर क्लियर करना है, इतना ध्यान नहीं देना। ओके, नेक्स्ट है हमारा जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम का मतलब होता है प्लेसिंग स्मॉल साइज फ्रीक्वेंट ऑर्डर, प्लेस करना छोटे साइज़ को, ठीक है, फ्रीक्वेंट ऑर्डर मतलब जल्दी से हो जाए, ठीक है। एनफ स्टॉक टू प्रोड्यूस व्हाट यू नीड, इतना स्टॉक प्रोड्यूस करो जो बस जो आपको चाहिए है, मतलब कि अभी जस्ट इन टाइम अभी अभी चाहिए है, तो इस ऐसा फ्रीक्वेंट ऑर्डर होना चाहिए हमारा स्मॉल साइज़ वाला, ठीक है। और एनफ स्टॉक बनाओ जो आपको चाहिए है जल्दी में, तो यही होगा। गोल्स टू इज़ टू अचीव हाई वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन विद मिनिमम इन्वेंट्री। इसमें बोला गया है गोल्स इज टू अचीव, गोल अचीव होंगे कैसे, हाई वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन करेंगे विद मिनिमम इन्वेंट्री के साथ, ठीक है। पर ये कैसे पॉसिबल है, जब आप वेस्टेज कम करोगे तभी आप मिनिमम इन्वेंट्री के साथ ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद सप्लायर, ज़्यादा लंबे समय मतलब कि लंबे टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट रखना सप्लायर के साथ। ऑब्जेक्ट इज़ टू प्रोड्यूस बेस्ट क्वालिटी एंड नॉट ह्यूज क्वांटिटी। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, जो कंपनी है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, प्रोड्यूस करना बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को, पर ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होने चाहिए। अब हैं GIT की मेरिट्स। रेड्यूस वेस्टेज, वेस्टेज को रेड्यूस करता है, ओवर स्टॉकिंग को भी रेड्यूस करता है, और अंडर स्टॉकिंग को भी रेड्यूस करता है। बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, लेस बर्डन होता है, स्मूथ प्रोडक्शन चलती है, और बेटर कंट्रोल होता है, ठीक है। ये थे हमारे चैप्टर नंबर 18 जो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बताओ, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। देखो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है। फर्स्ट पढ़ा हमने इन्वेंट्री क्या होती है, हमें इनको होल्ड करने की ज़रूरत क्यों होती है, ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेंट्री के, और टाइप्स कितने, 4 टाइप होते हैं, मटेरियल कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इसके टाइप्स ये थे हमारे कॉस्ट के टाइप, ये हैं हमारे क्वांटिटी वाले टाइप। ओके, इसके चारों टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं अच्छे से एक्सप्लेन करके। चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।